नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, अब मैं आपको रेरा एक्ट समझाने जा रहा हूं डिटेल में, एक एक पैराग्राफ के साथ। समय लगने वाला है, बहुत सारे पार्ट्स में ये वीडियो आने वाला है। हो सकता है कि इसके 6-8 पार्ट्स तो हो ही जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कानून समझाऊंगा, कानून के जो फाइन पॉइंट्स है उसके बारे में मैं समझाऊंगा, उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो भी समझाऊंगा, उसको मिस इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है, उसके लूपहोल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, या कौन से सेक्शंस के उल्लंघन किए जा रहे हैं और कौन से सेक्शंस को रेरा अथॉरिटीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं या बिल्डर्स नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो डिटेल में जाएंगे, पैरा बाय पैरा जाएंगे। दोस्तों, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। मेरी उम्मीद है कि आपको रेरा एक्ट का क्या मतलब है और उसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उससे रियलिस्टिकली, यानी असली ज़िंदगी में, ऐसे कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड में आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कितना लड़ना मुमकिन है, ये सभी बातों पे मैं बात करूँगा सेक्शन बाय सेक्शन। तो ये जो एक्ट है ये बना था 26 मार्च 2016 को। द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसा है, प्रीएम्बल, एन एक्ट टू एस्टैब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी मतलब वो उसको कंट्रोल करने वाले हैं ताकि वो बेकाबू घोड़े की तरह न दौड़े। इंडस्ट्री को कंट्रोल करना मतलब एक तरह से इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना एज एन इंडस्ट्री और किसी तरह से इवन प्लेइंग फील्ड सेटअप करने की कोशिश करना। जैसे कि हमारे भारत सरकार ने ट्राई को ये सेटअप किया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि उन्होंने IRDA को सेटअप किया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि उन्होंने सेबी को सेटअप किया था, स्टॉक मार्केट्स और पब्लिक इश्यूज जो करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से ये रेगुलेशन करना मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज करना है कि अब ये इंडस्ट्री को हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं जहाँ पे सभी टाइप के प्लेयर्स खेल सके, लेकिन फेयरनेस हो, कायदे कानून हो, रूल ऑफ लॉ हो, जंगल राज न हो। एन एक्ट टू एस्टैब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन, उसकी ग्रोथ हो, ये उनका इरादा है। एंड टू एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। प्लॉट भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, एज द केस में भी, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। एफिशिएंट मतलब सीधे रास्ते से, ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर से घुसना नहीं है, सीधे रास्ते से सफाई के साथ, और एंड ट्रांसपेरेंट पारदर्शिकता। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर, कंज्यूमर को, ग्राहक को सुरक्षित करना है। एंड टू एस्टैब्लिश एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म, एक यंत्रणा तैयार करनी थी जिससे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम पड़े, फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल, डिस्प्यूट्स को, झगड़े को सॉल्व करने के लिए।
क्योंकि झगड़ा होना तो है ही, हर जगह झगड़ा होता है। अगर आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट अलग है तो झगड़ा तो होने वाला ही है कभी ना कभी। तो उसे सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तब जाके एक स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। तो डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द appellate ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस। रेरा अथॉरिटी जो डिसाइड करता है उसके अगेंस्ट अपील करना हो तो आप जा सकते हो रेरा appellate ट्रिब्यूनल के पास, REAT जिसे कहते हैं, रियल एस्टेट appellate ट्रिब्यूनल। तो पहले न रेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था 2017 के पहले, और न कोई appellate ट्रिब्यूनल था, तो आपको सीधे कोर्ट में ही जाना पड़ता था। अब उन्होंने एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी तैयार किया जहाँ पे जो लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो जजेस नहीं हैं, लेकिन वो जज टाइप के काम करते हैं। वो हैं ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। नौकरशाह को अपॉइंट किया जाता है, और ख़ास करके वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, वो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है उनके लिए। लोग कहेंगे यार नौकरशाहों को आप ऐसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब देते रहोगे तो जिनको करप्शन की आदत है वो और करप्शन करेंगे। तो बात में कुछ दम है भी, वो बात भी सही है, लेकिन इस तरह से चल रहा है नौकरशाहों को। और वो भी कौन से नौकरशाह? जो गवर्नमेंट के चहीते हैं। अब गवर्नमेंट का चहीता कौन होता है? जो झुकता है, जो सरकार के तरफ से काम करता है, जो MLA MP कॉरपोरेटर मिनिस्टर के लिए फेवर्स करता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हर तरफ मुड़ती है, वो नौकरशाह सबके फेवरेट होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। और ओपन सीक्रेट ये भी होता है दोस्तों कि ये टाइप के पोस्टिंग के लिए किसी न किसी से पेमेंट मिलना होता है, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 10 करोड़, जैसे पुलिस स्टेशंस में पोस्टिंग के लिए होता है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो बिल्डरों से आते हैं। इसलिए ये यंत्रणा सीधी चलेगी, उस बात का उम्मीद करना थोड़ा हाँ मुश्किल है, फिर भी चलती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, चलने वाली यंत्रणा है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स बहुत हैं। खैर, टू इस्टेब्लिश adjudicating mechanism and also establish appellate tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the RERA Real Estate Regulatory Authority and adjudicating officers and for matters connected hereto and incidental hereto। तो इस काम के लिए रेरा एक्ट बनाया गया ताकि एक यंत्रणा खड़ा किया जाए और जिससे पारदर्शिता हो, जिससे रेगुलेशन हो और जिससे डिस्प्यूट रिड्रेसल हो। तो दोस्तों याद रखिए, इसमें अलग अलग काम है। एक है रेगुलेशन, सरकारी टाइप का काम है। एक है डिस्प्यूट रिड्रेसल, कोर्ट्स टाइप का काम है। एक है अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट्स में आप अपील के लिए जाते हो, वो अपील सुनने वाला यानी और एक लेवल, वो टाइप का काम है। रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन मतलब काबू में रखना, लेकिन काबू में रखने के साथ साथ प्रमोशन भी करना है, बढ़ोतरी देनी है, उन्हें बढ़ाना है, ये काम है उनका। अब इसमें किस तरह से वो ये करना चाहते हैं या चाहते थे, एक्ट के पहले सेक्शन को पढ़ते हैं। This act may be called Real Estate Regulatory and Development Act 2016. It extends to whole of India except state of Jammu and Kashmir. ये हमारे मोदी जी के पराक्रम के पहले की बात है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाली बात नहीं है। It shall come into force on such date as the central government by notification of judicial प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड। ये सब टेक्निकल बातें हैं, स्किप करूँगा। इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मीन्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर
तो ये डेफिनेशंस का सेक्शन है। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 1 जो है वो एक बहुत ही फॉर्मल इस टाइप का सेक्शन है जहाँ पे वो करते हैं और शुरुआत करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में हर एक चीज़ की परिभाषा है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है, अग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, अलॉटी क्या होता है। तो डेफिनेशंस का मैं सारे सेक्शंस, सब सेक्शंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो पढ़ने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा और बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट क्या होता है उन्होंने डिफाइन किया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह के आप किसी भी माध्यम से आप पब्लिक को जाहिरात जिसे कहते हैं गुजराती में जाहिरात जाहिर करते हो। क्या कहते हैं, इश्तिहार ना, हिंदी में इश्तिहार या ऐसे कुछ कहते हैं, एडवर्टीजमेंट। और कोई नोटिस, सर्कुलर, डॉक्यूमेंट, ब्रोशर वगैरह टाइप की जो चीज़ है उसको भी एडवर्टीजमेंट ही माना जाएगा। इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और ऑफरिंग फॉर सेल अ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग और इन्वाइटिंग पीपल टू परचेज इन एनी मैटर सच प्लॉट्स। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट को डिफाइन क्यों किया गया है? क्योंकि वो ये इसका जो मेन पार्ट है ना वो एडवर्टीजमेंट एंड सेल को कंट्रोल करता है। ये जो एक्ट है ये आपको बिल्डिंग बनाने से कंट्रोल नहीं कर रहा है, रियल एस्टेट बनाने से कंट्रोल नहीं कर रहा है, मार्केटिंग करने से कंट्रोल करेगा और एडवर्टाइज करके ऑफरिंग फॉर सेल से कंट्रोल करेगा। यानी वहाँ पे उन्होंने धागा टाइट किया है। तो एडवर्टीजमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया, एग्रीमेंट फॉर सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया, अलॉटी को उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब अलॉटी में मैं एक मेन पॉइंट कहता हूँ। अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन्स पर्सन टू होम प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग हैज़ बीन अलॉटेड, सोल्ड, यानी अगर अग्रीमेंट नहीं भी हुआ है तो भी आप अलॉटी हो क्योंकि आपको अलॉट किया गया है, बेचा नहीं गया है, अलॉट किया गया है। वेदर एज फ्री होल्ड और लीज होल्ड, यानी आपको ज़मीन जो है वो लीज है तो भाई आपको लीज होल्ड ज़मीन के ऊपर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, वो तरीके से भी अगर बेचा जाता है, लीज पे भी अगर देते हैं लॉन्ग लीज पे, तो रेरा उसे कंट्रोल करता है। और अदरवाइज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रमोटर एंड इंक्लूडिंग द पर्सन हु, और अदरवाइज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रमोटर, मतलब प्रमोटर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे, वो इंसान जिनको ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी, वो बंदे को अलॉटी माना जाता है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन टू हुम सच प्लॉट और अलॉटमेंट इज गिवन ऑन रेंट। किराएदार को अलॉटी नहीं माना जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किराएदार को अलॉटी नहीं मान रहे हैं। जो भाड़े पे रहता है, भाड़ा दे के रहता है, बिल्डर अगर किराए पे दे रहा है डायरेक्टली तो वो अलॉटी नहीं है और तब रेरा एक्ट नहीं अप्लाई होता है। अपार्टमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है। अपार्टमेंट वेदर कॉल्ड, आप उसे ब्लॉक कहो, चेम्बर कहो, ड्वेलिंग यूनिट कहो, फ्लैट कहो, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रेमिसेस, सूट, टेनामेंट यूनिट, कुछ भी कहो, मीन्स अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी का सेपरेट होना चाहिए एक चीज। वो प्लॉट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है, लेकिन उसको सेपरेट होना चाहिए और उसको सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक इधर एक उधर, जैसे कि भाई ऑफिस बेच रहे हैं साथ में हम गैराज भी बेच रहे हैं तो वो, और भाई हम पार्किंग स्पेस बेच रहे हैं वो खुला है उसको एंक्लोज नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। जिसको आप ताला चाबी लगा सकते हो, जिसको बंद कर सकते हो, जिसको यानी बंद करके प्रोटेक्ट करके बेच सकते हो,
इंक्लूडिंग वन और मोर रूम्स और enclosed spaces, बंद spaces, located on one or more floors or any part thereof. यानी एक फ्लैट और फ्लैट के साथ अगर गैराज है और गैराज को बंद करके आप दे रहे हो तो उसे भी यही माना जाएगा. इट इज पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट, enclosed. तो in a building or on a plot of land used or intended to be used for residential or commercial business, commercial use such as residence, office, shop, showroom, godown, or carrying on any business, occupation, profession or trade, or any type of ancillary to the any type of use ancillary to the purpose they specified. मतलब उसके अंदर फ्लैट गोडाउन सब आ गया. हर चीज़ को कहेंगे अपार्टमेंट और उसको खरीदने वाले को कहेंगे अलॉटी. अब कानून की भाषा में, रेरा एक्ट की भाषा में, आप अलॉटी हो, चाहे आपने अग्रीमेंट किया है, चाहे आपने सिर्फ टोकन और बुकिंग अमाउंट दिया है, आप हो गए अलॉटी. और उसके साथ जो आपको बेचा जा रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे जिसको इंडस्ट्रियल गाला हो, उसको वो कह रहे हैं ये है अपार्टमेंट कानून की भाषा में. फिर वो एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जहाँ पर वो एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होगा. आर्किटेक्ट कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं. कारपेट एरिया, कारपेट एरिया मीन्स नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स. तो एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट को बनाने के लिए उसके लिए बाहर के वॉल्स देने पड़ते हैं. वो बाहर के वॉल्स को नहीं गिनते हुए, लेकिन उसके अंदर जो जगह है, उसके अंदर जो इवन दीवार इंटरनल वॉल्स भी हो, वो भी गिना जाएगा. वो होता है कारपेट एरिया. तो वो इस तरह से कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, एरियाज अंडर सर्विस शाफ्ट्स, एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया, वो भी कारपेट एरिया में गिना जा रहा है. बट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट. हाँ, सॉरी, एक्सक्लूडिंग द एक्सटर्नल वॉल्स, वॉल्स को नहीं गिना जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्स को. एरियाज अंडर सर्विस शाफ्ट्स, जो सर्विस एरिया है जहाँ पे पाइप्स जा रहे हैं, वो सर्विस एरिया को नहीं गिना जाएगा कारपेट एरिया में. एक्सक्लूसिव बालकनी और वुडन और वरांडा एरिया एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस को नहीं गिना जाएगा कारपेट एरिया में. ठीक है, नहीं गिना जाएगा कारपेट एरिया में. आपको क्या बेचा जा रहा है? कारपेट एरिया बेचा जा रहा है एज पर रेरा एक्ट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूसिव वरांडा, बालकनी, टेरेस, तो बिल्डर्स उसको ईवीबीटी कह के बेच देते हैं. आपको दिखाते हैं कि देखो सर, ये ईवीबीटी आपको मिल रहा है, ये शाफ्ट है, वो एरिया को आप यूज़ कर सकते हो, कवर करो, यूज़ करो. ये बालकनी है, इसको गिनवा रहे हैं, छज्जे को भी बालकनी में गिनवा देते हैं. तो ये सब ईवीबीटी में यूज़ करने को कह देते हैं आपसे. लेकिन एज पर रेरा एक्ट आपको क्या बेचा जा रहा है, आप किस चीज़ के अलॉटी हो, तो आप सिर्फ कारपेट एरिया के अलॉटी हो. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, exclusive balcony or veranda means the area of the balcony or veranda, as the case may be, which is appurtenant to the net usable floor of an apartment meant for exclusive use of the allotee. And exclusive open terrace area means area of open terrace which is appurtenant to the net usable area of the apartment meant for exclusive use of the allotee. तो इन्होंने explanation में डाल दिया है कि EVBT जायज़ है. कारपेट एरिया में उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये ठीक है, ये जायज़ है. अगर आप, यानी बिल्डर अगर आपको EVBT कह के बेच रहा है तो हम उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर डेफिनेशंस में वो कहते हैं चेयरमैन, और वो कहते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मीन्स द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और बिल्डिंग परमिशन और कंस्ट्रक्शन परमिशन वॉट एवर नेम इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जैसे कि मुंबई में मुंबई का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी भी SRA भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, MMRDA भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो जिसे हम प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी। गांव में पंचायत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कलेक्टर ऑफिस हो सकता है गांव के बाहर के एरिया पर। तो इस तरह से कॉमन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इशू करता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिशन वगैरह, और इसका एक बहुत ही स्पेशल रोल है जो आगे आएगा। कॉमन एरियाज मीन्स the entire land for the real estate project or where the project is developed in phases and registration under this act is sought for a phase, the entire land for that phase. So common areas means वो जो land area है जिसके ऊपर डेवलप हो रहा है एक प्रोजेक्ट, वो बन जाता है आपका कॉमन एरिया। उसके अंदर एक तो लैंड है कॉमन एरिया में, फिर स्टेयरकेसेस, लिफ्ट लॉबीज, फायर एस्केप्स, कॉमन एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स ऑफ बिल्डिंग, कॉमन बेसमेंट्स, टेरेसेस, पार्क्स, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरियाज एंड कॉमन स्टोरेज एरियाज। ओपन पार्किंग एरियाज को कॉमन एरियाज में डिफाइन किया गया है, मतलब बिल्डर आपको ओपन पार्किंग एरिया नहीं बेच सकता है। ओपन पार्किंग एरिया आपको बेच नहीं सकता है, आपसे पैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि वो कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया हैंड ओवर करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। फिर उसके बाद आता है, अच्छा सेम में बेसमेंट वगैरह, कॉमन बेसमेंट है, उसको आप एंक्लोज नहीं कर रहे हो और नहीं कर सकते हो। फिर premises for lodging of persons employed for management of the property including accommodation for watchman and ward staff, मतलब वॉचमैन के लिए रेसिडेंस वगैरह अगर छोटा सा बनाया है कहीं पे, सर्वेंट रूम टाइप का, या कॉमन टॉयलेट वॉचमैन के लिए, तो ये सब कॉमन एरिया में आता है। फिर इंस्टॉलेशंस ऑफ सेंट्रल सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सैनिटेशन, एयर कंडीशनिंग, और फिर वाटर टैंक, सम्प्स, मोटर्स, पंप्स वगैरह 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 जो भी यूज़ होता है। ऑल कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज़, ऑल अदर पोर्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट नेसेसरी एंड कन्वीनियंट फॉर इट्स मेंटेनेंस, सर्विस एंड इन कॉमन यूज़। तो ये होता है कॉमन एरिया। फिर उन्होंने कंपनी का डेफिनेशन दिया है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट वगैरह वगैरह। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब ये सभी डिफिनेशंस क्यों देते हैं, क्योंकि बाद में आगे चल के इसका ये सेक्शंस में यूज होने वाले हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक सेकेंड, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की परिभाषा है, उसमें वो कहते हैं बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशंस एज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द लोकल लॉज। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट माना जा सकता है कि भाई आपने एक प्लान प्रपोज किया था, वो प्लान के मुताबिक आपने ये काम किया है, अब ये हो चुका है, और आपने प्लान के मुताबिक इसे, जो प्लान आपने प्रपोज किया था उसी प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें आगे पीछे छेड़छाड़ कुछ नहीं किया है। ये एक अगर सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ये ख़त्म हो गया है आपने जैसे कहा था, चाहे वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नाम से हो या जो भी हो, उसे कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और इस कानून में एक बात मैं आपको बता दूं, रेरा एक्ट में शुरुआत होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से और ख़त्म होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रेरा का जो जुरिस्डिक्शन है
शुरुआत होता है जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, रेरा ऑपरेशन में नहीं आएगा, रेरा एक्ट ऑपरेशन में नहीं आएगा। और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब प्रोजेक्ट संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया, हैंडओवर हो गए सब कुछ, और अगर हैंडओवर नहीं भी हुआ है, अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, तो प्रोजेक्ट इज़ ओवर। यानी रेरा का मोर और लेस उसका कोई काम बचता नहीं है। इस तरह से माना जाता है, इस तरह से कायदे को फ्रेम किया गया है। आगे सेक्शंस में आएंगे। अब डेवलपमेंट में क्या क्या है, तो डेवलपमेंट जब कहते हैं तो डेवलपमेंट में रीडेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, लेकिन रीडेवलपमेंट में जो अलॉटी है, वो खरीदने वाला जो इंसान होता है ना, जो फ्लैट को खरीदता है बाहर से, वो अलॉटी माना जाता है। लेकिन जिसका अपना फ्लैट था और वो फ्लैट के बदले में फ्लैट मिलने वाला है, उसको रेरा एक्ट में अलॉटी नहीं माना जाता है। Development works means the external development works and internal development works of movable properties. Engineers means estimated cost of real estate project, means total cost involved in developing the real estate project. External development works, family, garage, immovable property, interest. Interest means rate of interest payable by the promoter or the allottee as the case may be. और इसमें उन्होंने कहा है कि the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter in case of default shall be equal to the rate of interest by which the promoter shall be liable to pay the allottee in case of default। ये ध्यान में रखने वाली बात है। वो ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डर आपसे 18% इंटरेस्ट ले रहा है जब आप लेट करते हो, तो वो आपसे 18% 18% इंटरेस्ट लेता है, तो आप भी उससे, तो बिल्डर अगर आपसे 18% इंटरेस्ट ले रहा है या 21% इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो आपको 21% इंटरेस्ट देगा। ये नोट डाल दिया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब आप बिल्डर को देते हो तो बिल्डर आपसे 18%, 21% ऐसे फैंसी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट लेता है, लेकिन उसके देने के आते हैं तब वो कहता है नहीं, हमें तो सिर्फ 9% दे सकता हूँ। ऐसे सब होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जेड, ये सेक्शन है ZA 2ZA इंटरेस्ट का डेफिनेशन, उसमें पॉइंट 1। फिर वो कहते हैं द इंटरेस्ट पेएबल बाय द प्रोमोटर टू द अलॉटी शैल बी फ्रॉम द डेट द प्रोमोटर रिसीव्ड द अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ टिल द डेट द अमाउंट is refunded. Amount and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid. समझने वाली बात है। होता ये है कई बार कि प्रमोटर आपको इंटरेस्ट देने के बारे में वो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ ये डेट से आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो यानी प्रोजेक्ट के एंडिंग डेट से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। फॉर एग्जांपल उसका प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट होता है 2021 दिसंबर, लेकिन उसने पोजीशन नहीं दिया, फिर वो कहता है उस डेट से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे वो क्लियर कट कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो देने का रहता है वो है from the date the promoter received the amount, last date of possession नहीं, जिस दिन से उसने पैसे लिए आपसे। लेकिन ये बात जो है ना, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। अगर बुकिंग कैंसिल हो गया या अग्रीमेंट कैंसिल हो गया और प्रमोटर से पैसे लेने के आते हैं, तो जाके ये एप्लीकेबल हो सकता है कि
Interest payable by promoter to allotee shall be from the date the promoter received the amount. Till the date the interest, the amount or interest thereon is refunded. तो ये जो बात है ये सिर्फ लागू तब होता है जब एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है और पूरा रिफंड लेना होता है. लेकिन अगर आपका लेट डिलीवरी है तो लेट डिलीवरी के समय आपको कॉम्पेंसेशन लेना होता है, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है. सिंपल बात यह है कि जिस दिन को प्रोमोटर आपको फ्लैट देने वाला था उस दिन फ्लैट अगर उसने नहीं दिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो फिर भी ये एक डेफिनेशन है, याद रखिए. इंटरेस्ट डेवलपमेंट इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स मीन्स रोड्स, फुटपाथ्स, वाटर सप्लाई, सूअर्स वगैरह वगैरह वगैरह, सुएज, provision for community buildings and treatment, solid waste management, energy management, fire protection, social infrastructure, educational, health and public amenities वगैरह वगैरह सब कुछ as per sanctioned plan जो भी है वो सारा इंटरनल डेवलपमेंट वर्क में आता है. लोकल, और ये क्यों आएगा? क्योंकि अगर उसने इंटरनल डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं किया है, सैंक्शन प्लान में उसने दिखाया यहाँ पे रोड है और वो रोड बनाया नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इसने हमको प्रॉपर्टी दिया है लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट वर्क पूरा नहीं है और हमारा अधिकार है कि वो हमें इंटरनल डेवलपमेंट वर्क भी बना के दे, और इसलिए क्योंकि उसने नहीं दिया है हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए. इस तरह से आप लड़ सकते हो. तो इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट महत्व है. ट्री प्लांटिंग होना चाहिए, स्ट्रीट लाइटिंग होना चाहिए, हर चीज़ जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए. वाटर सप्लाई होना चाहिए. कई सारे बिल्डर्स ऐसे हैं वाटर सप्लाई नहीं होता है, वो आपको पोजीशन दे देते हैं. ओसी भी किसी तरह से जुगाड़ से या करप्ट तरीके से वो ओसी भी लेके आएंगे. सरकार को या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूछना पड़ता है कि भाई आपने ओसी दिया तो कैसे दिया, लेकिन वो दे देते हैं. दे नहीं, वो हमारा एज पर आवर रूल्स. लेकिन आप कह सकते हो भाई वो उनके रूल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये सारे जो मेरे राइट्स हैं इंक्लूडिंग क्लब हाउस, एमिनिटीज़, स्विमिंग पूल, जिम, जो भी था, जो एज पर सैंक्शन प्लान बनाना बाकी था. वाटर सप्लाई देना चाहिए था. वाटर सप्लाई अगर नहीं दिया और कह रहे हैं आप टैंकर से पानी मंगा लो, तो आप उसके लिए कॉम्पेंसेशन ले सकते हो. लोकल अथॉरिटी मीन्स द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वगैरह वगैरह, ठीक है. मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. Occupancy certificate means occupancy certificate or such other certificate issued by competent authority permitting occupation of any building as provided under local laws. Occupancy certificate और completion certificate में फ़र्क क्या है? कई बार ये सवाल आता है. In theory दोनों होना चाहिए. In theory occupation certificate मिलता है, उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर बिल्डिंग, क्योंकि हर एक स्टेट में प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं. कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ के प्रैक्टिसेस अलग अलग रहते हैं, उनके अपने तरीके रहते हैं, अपने तौर तरीक़ों से चलते हैं. तो हर जगह वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा. लेकिन एक प्रिंसिपल ये है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स ठीक है भाई, बिल्डर आप लोगों को रहने दे सकते हो, अलाउड है. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग कंप्लीट है. जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा एज पर सैंक्शन प्लान्स, तो हम आपको देंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसको यहाँ पर इन मुंबई हम उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को ओसी कहते हैं और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बीसीसी कहते हैं. बीसीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को सीसी कहते हैं, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बीसीसी कहते हैं. तो ये एक जनरल बात है. दिस इज आई एम फेमिलियराइजिंग पीपल. अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
person means blah blah blah, planning area means a planning area or development area, or prescribed means project means promoter means promoter means a person who constructs or causes to be constructed an independent building or building consisting of apartments and converts an existing building or part thereof into apartments for the purpose of selling. A person who develops land into a project, whether or not the person also constructs structures. तो बेसिकली जो निर्माण करता है, बिल्डर, डेवलपर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस प्रोजेक्ट का, वो हो गया प्रोमोटर. सिंपल सी बात है, कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. प्रमोशन, ये अभी भी हम एस्टेट एजेंट, एनीबडी हु नेगोशिएट्स अ सेल, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भी डेफिनेशन है यहाँ पे. रेगुलेशंस, रूल, सैंक्शन प्लान, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ्स, डेफिनेशंस वाला पैराग्राफ खत्म हुआ. डेफिनेशन से वर्ड्स को एग्जैक्ट मीनिंग दिया गया था, क्योंकि यानी ये ऐसा है, पहले आपको दांत आते हैं, दांत निकलते हैं जबड़े में से बचपन में, उसके बाद आप दांतों का इस्तेमाल करते हो. तो कानून क्या है? कानून इस तरह से एक जबड़े की तरह है जो काटता है. अब काटने के लिए दांत चाहिए. दांत के लिए हर एक दांत का परिभाषा होना पड़ता है कि भाई ये चबाने वाले दांत है, ये कैनाइन टीथ हैं, ये फ्रंट टीथ हैं, इंसाइजर्स हैं, वगैरह वगैरह. तो इस तरह से डेफिनेशंस के बाद कानून का मेन पार्ट शुरू होता है. तो ये है चैप्टर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स. अब ये एकदम मेन इस एक्ट का हृदय है, उसका दिल है. और ये पार्ट उसका इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको समझ लेते हो तो आपने आधा रेरा एक्ट यहीं पे समझ लिया. वो कह रहे हैं इन सेक्शन 3(1), नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, sell or offer for sale or invite persons to purchase in any manner any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate regulatory authority established under the act. मतलब कोई भी प्रमोटर, बिल्डर तब तक अपने प्रोजेक्ट के फ्लैट को, बिल्डिंग को, प्लॉट को किसी भी तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर सकता है या ऑफ़र नहीं कर सकता है. अब एडवर्टाइज उसने डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन टेलीकॉलर्स ने आपको कॉल किया, सर प्रोजेक्ट के लिए हम लॉन्च के लिए बुला रहे हैं. सर लॉन्च नहीं है, प्री लॉन्च है, आप आ जाओ, आप देखो, आप प्री बुकिंग करो. तो ये ऑफर फॉर सेल है. और वो ये भी कह देते हैं, सर रेरा नंबर अभी तक आया नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है. ये अलाउड नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है, खुला नेकेड उल्लंघन है. ये करते हैं, गलत करते हैं, और बड़े बड़े बिल्डर्स करते हैं, वो गोदरेज टाइप के बिल्डर्स करते हैं. रेरा का रजिस्ट्रेशन आया नहीं, लेकिन वो बेचने निकलते हैं. वो कहते हैं सर यूआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम सॉलिसिट कर रहे हैं. अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते हो. साफ भाषा में इन्होंने लिखा है, नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज, मार्केट, बुक और सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन्स टू परचेज. खत्म बात. सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप बेच सकते हो. तो आप इस बात को इस तरह से समझ लो, अगर एक नया स्कूटर या मोटर बाइक या कार लिया
आप उसे तब तक रास्ते पर नहीं उतार सकते हो जब तक उसका आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, उसका नंबर प्लेट नहीं आता है। आप ये नहीं कह सकते हो नहीं नहीं मैं तो यूं ही लेके जा रहा था। टेम्पररी नंबर प्लेट मिलते हैं, लेकिन टेम्पररी नंबर प्लेट भी मिलता है आरटीओ से ही मिलता है। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन फ्लैट्स बेचना, अपार्टमेंट बेचना, प्लॉट बेचना, कुछ भी बेचना मना है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई, बहुत कम, छोटे से। प्रोवाइडेड दैट प्रोजेक्ट्स विच आर ऑनगोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, द प्रोमोटर शैल मेक एन एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट शुरू हुआ था मार्च 2016 में, मतलब जून 2016 तक एप्लीकेशन कर देना चाहिए था अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग था। Provided further that if the authority thinks necessary in the interest of allottees for projects which are developed beyond the planning area but with the requisite permission of local authority, it may order or direct the promoter of such project to register with the authority. अब अगर रेरा अथॉरिटी को लगा कि ये सही है तो वो यानी एक बाहर अपने प्लानिंग एरिया के बाहर के प्रोजेक्ट को भी कह सकते हैं तुम आके यहाँ पे रजिस्टर करो। तो ये किस तरह का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हिली एरिया है, जंगल प्रदेश में है, वहाँ पे कोई प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पंचायत भी नहीं है क्योंकि जंगल है। वैसे कुछ तो होता ही है, जंगल होता है तो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, कलेक्टर होता है, कुछ तो होता है। लेकिन मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइप का प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है जिससे परमिशन लिया जाए, तो भी ये अथॉरिटी कह सकती है कि भाई आप हमारे पास आओ और रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्टर करो अपने आप को। तो इनके पास बहुत पावर्स हैं। इन शॉर्ट, notwithstanding anything contained in subsection 2, no registration of the real estate project shall be required. अब इसमें से एग्जेम्पशन किसको है? रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन किसको मिल रहा है? तो अब ये बता रहे हैं, where the area of land proposed to be developed does not exceed 500 square meters. 500 स्क्वायर मीटर्स यानी कि करीब करीब 5300 या ऐसे कुछ स्क्वायर फीट के एरिया अगर एक प्लॉट है, यानी बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है, छोटा प्लॉट है, 5000-6000 स्क्वायर फीट, और उस लैंड के ऊपर अगर आप कुछ बनाते हो वो 500 स्क्वायर मीटर के से कम, तो रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पहला नियम, पहला एग्जेम्पशन। दूसरा एग्जेम्पशन कि the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all phases. 8 फ्लैट्स अगर एक प्लॉट पर है, सिर्फ 8 फ्लैट्स, वो है प्रोजेक्ट। तो और ऐसे नहीं होना चाहिए भाई इसके बाद एक फेज़ 2, यानी 8 के ऊपर और एक 8 फेज़ 2 में करेंगे और उसके ऊपर 8 फेज़ 3 में करेंगे, ऐसे नहीं। 8 मतलब 8 फ्लैट्स अगर आप बना रहे हो, 8 फ्लैट्स, वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है या एग्जेम्प्टेड है अंडर रेरा। फिर भी अगर रेरा चाहे आपको कहेगा रजिस्टर करो भाई। फिर तीसरा, अगर ये 500 मीटर्स की जगह है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं नहीं 500 के एरिया को हम लिमिट करना चाहते हैं, 400 करना चाहते हैं, 300 करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और ये लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, इनके ऊपर आधारित है। अब अगर आपने एक्ट शुरू होने से पहले ही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर एक्ट से एग्जेम्पशन है, लेकिन मतलब प्रोजेक्ट को 2016 से पहले ही ख़त्म हो गया होना चाहिए और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया होना चाहिए। फिर दूसरी बात, और ये इससे ये एक्ट से डर के बहुत सारे लोगों ने आधे अधूरे कच्चे पक्के प्रोजेक्ट को भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले लिया।
पैसे दे के, लंच दे के, ओके, ब्राइब दे के उन्होंने करवा लिया कि भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी दे दो ताकि ये प्रोजेक्ट रेरा के दायरे से निकल जाए। तो इस तरह से सब काम किया हुआ है, तो यार ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ रेनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट दैट डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग, समझ लो एक बिल्डिंग है, उसको रिनोवेट करना है, रीडेवलपमेंट करना है, लेकिन उसमें कहीं कुछ बेचना नहीं है, वही फ्लैट्स सभी लोग, समझो एक बिल्डिंग में 32 लोग हैं, 32 फ्लैट्स हैं, वो 32 फ्लैट्स को तोड़ के 32 ही फ्लैट्स बनाने हैं और किसी को बेचना नहीं है, वही लोग कंज्यूम करेंगे, वही लोग रहेंगे। वो टाइप का अगर प्रोजेक्ट है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एडवर्टाइज करना, बेचना, नया अलॉटमेंट करना, ये सब होता ही नहीं है। लेकिन अगर अलॉटमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो फिर उन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी किसी ने बेचा, किसी नए आदमी ने खरीदा, वो टाइप का अगर कोई काम होता है और बिल्डर बेच रहा है तो फिर अलॉटमेंट करना पड़ता है। तो ये था सेक्शन 3। और सेक्शन 3 इस मेनली ऐसे सोच लो, अगर बिल्डर मार्केट नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, तो वो पैसे कैसे कमाएगा? मतलब उसको बेचना ही है, जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है उसे बेचना है, फ्लैट्स उसे बेचने हैं। बेचने को कंट्रोल करोगे, बेचने से मना करोगे। हाँ, वो अगर कंप्लीट करके ओसी लेने के बाद बेचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना रेरा के वो बेच सकता है। एक बिल्डर को बांधने से कोई नहीं रोक रहा है, बिल्डर को फ्लैट बेचने से भी कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेच रहा है तो रेरा अप्लाई होता है। नहीं तो अगर वो कंप्लीट करके ओसी लेके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके अगर वो फ्लैट बेचने निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेरा की जरूरत नहीं है। अगर वो विदाउट कंप्लीशन बेच रहा है, बुकिंग ले रहा है, अलॉटमेंट कर रहा है, आप उसको बुकिंग बोलो, अलॉटमेंट बोलो, जो भी बोलो, बेचना बोलो, लॉन्ग लीज बोलो, तो फिर रेरा अप्लाई होता है। उसे रेरा में रजिस्टर करना चाहिए और रेरा के जो रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं, रजिस्टर करने के लिए उसे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने बारे में देना पड़ता है और वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाएगा। वो इंफॉर्मेशन पारदर्शी तरीके से सबको दिखाई देगा, पब्लिक को दिखाई देगा, खरीदने वाले को दिखाई देगा, सरकार को दिखाई देगा। ये है मेन रेरा का अंकुश। बाकी सब इससे, यानी यहां से शुरू होता है रेरा की स्टोरी। तो सेक्शन 3 मैंने आपको समझा दिया है जो मेन है। अब सेक्शन 4 कि भाई वो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, तो प्रोमोटर को क्या करना होगा, क्या क्या देने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कितनी पारदर्शिता रखनी होगी। ये रेरा एक अथॉरिटी है, उसके सामने कपड़े खोल के नंगा खड़ा होना पड़ेगा और फिर एक्सरे मशीन के अंदर से उसको पास करेंगे तो एक्सरे भी, उसकी हड्डी पसली सब दिखे वैसे दिखाना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जहाँ पे प्रोमोटर के ड्यूटीज़ डाल दिए गए हैं और वो क्या क्या डिस्क्लोज करने वाला है, क्या क्या दिखाने वाला है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पान वाला ऐसे ही, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पीके पान भंडार, और पीके पान भंडार वाले ने एक दिन सोचा कि मैं फ्लैट्स बनाऊंगा और उसने एक ज़मीन पे ऐसे पतरे मार दिए सीधे और होर्डिंग लगा दिया और बोला पीके हाइट्स, पीके एवेन्यू, पीके ग्लोरी वगैरह करके बेचने लगता है और बुकिंग लेने लगता है। तो ऐसे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पार करने होंगे
और वो उतना आसान नहीं है। आसान है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। तो ये है सेक्शन 4, और मैं सेक्शन 4 के बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा, और उसके बाद भी सेक्शन 5, 6 वगैरह अगले वीडियो में समझाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।